गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये जो आज का क्लास है ये सीए फाइनल में एफआर में जो नवंबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें एक नवंबर 22 एग्ज़ाम में एक अमेंडमेंट आया है। तो उन अमेंडमेंट्स को लेकर के या कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, उस अमेंडमेंट का क्लास है और ये नवंबर 2022 पे तो एप्लीकेबल रहेगा ही, उसके आगे भी जो मई 23 आगे भी जो लोग एग्ज़ाम देंगे जो बच्चे, उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आप अगर क्लास में कॉपी लेकर के बैठें तो आई वुड लव, नहीं लेके बैठे तो कॉपी ले लीजिए, अदरवाइज आई वुड लव कि आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिएगा। बहुत इजी अमेंडमेंट्स हैं, बेसिकली अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। दे आर क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स, नॉट अमेंडमेंट एज सच। सो अमेंडमेंट्स टू Ind AS FR फिनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं स्टार्ट करूं। पहला अमेंडमेंट है Ind AS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर के। अमेंडमेंट क्या कहता है, आप लोगों को याद होगा आप लोगों को कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग जब अक्वायर करते हैं और उस असेट को अगर ट्रायल रन पे डालते हैं तो ट्रायल रन में होने वाला सारा एक्सपेंस हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। ऑल दी एक्सपेंसेस गेट कैपिटलाइज्ड। और ट्रायल रन से होने वाला जो इनकम होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ट्रायल रन किए और कुछ प्रोडक्ट आउटपुट बन करके आया और फिर उसको जब बेचे तो कुछ इनकम आया, तो जो भी इनकम आता है, सेल प्रोसीड्स जो भी आता है, उसको कॉस्ट से लेस करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो IFRS है, IFRS वाला जो IAS 16 है, उसने एक अपने यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया। वो लोग बोला कि अगर मेरा ट्रायल रन में खर्चा हुआ 400 और हम इस ट्रायल रन के आउटपुट को बेच पाए 500 में, तो मेरे को जो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इन द ट्रायल रन प्रोडक्शन, हम इस 100 रुपीज के प्रॉफिट को P&L में डालेंगे, ऐसा IFRS ने बोला, माने IAS 16 ने बोला। Ind AS ने बोला कि नहीं, हम कार्व आउट लेकर के आएंगे, हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। आप भले कम दाम में बेचें आउटपुट को अपने कॉस्टिंग से या ज्यादा दाम में बेचें, हम ट्रायल रन से होने वाला हर प्रोसीड्स कॉस्ट से ही एडजस्ट करेंगे। मतलब अगर ट्रायल रन में जो खर्चा लगा और जो इनफ्लो आया, नेट में मेरे को लॉस है तो वो कॉस्ट में ऐड होगा, नेट में मेरे को ज़्यादा पैसा मिला तो वो कॉस्ट से ही लेस होगा। हम उसको P&L में ले जाने का कोई रूल नहीं बनाएंगे। सो बेसिकली यू कैन से दिस टू बी ए कार्व आउट ऑल्सो। तो उन्होंने एक नया कार्व आउट डिजाइन किया, ये समझ लो कि भाई ट्रायल रन से रिलेटेड कोई भी आइटम P&L में नहीं जाएगा, इवन इफ द सेल प्रोसीड्स आर मोर देन दी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। ओके, तो चलो अपने कॉपी में लिखते हैं। लिखो IAS 16 IFRS। If the sale proceeds of trial run production is more than the cost of trial run, if the sale proceeds of trial run production is more than the cost of trial run, the excess, जिसको कि प्रॉफिट बोलेंगे, will be transferred to P&L। प्लीज अच्छे से सुनना, ये Ind AS 16 नहीं बोल रहा है या IFRS बोल रहा है, माने IAS 16 बोल रहा है।
कि एक्सेस पैसा अगर आ गया तो मैं P&L में डालूंगा, और उनके यहां पे भी अगर कम पैसा आया, मान लो 400 में माल बनाया, 300 रुपया कलेक्शन आया या 250 कलेक्शन आया, तो 150 को वो लोग कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, पर एक्सेस होने से वो लोग अभी रूल बनाया है कि वो लोग PL में डाल देगा। इंड AS 16 बोला हम लॉस में बेचेंगे या प्रॉफिट में बेचेंगे। लॉस में बेचा तो जो लॉस होगा वो कॉस्ट में ऐड होगा, प्रॉफिट में बेचा तो जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट से ही लेस होगा। हम लोग इसको P&L में लेकर के नहीं जाएंगे। सो कार्व आउट। बोलूं क्योंकि कार्व आउट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसमें और IFRS में डिफरेंस है। जहां पे भी इंड AS और IFRS में डिफरेंस होता है, इंड AS उसको कार्व आउट बोलता है। लिखो कार्व आउट क्या है, लिखिए दी एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ trial run production over cost of trial run will not be transferred to P&L. It will be deducted from the कॉस्ट ऑफ द असेट। ये कार्व आउट है। ऐसा डिफरेंस होने का हम लोगों के यहां पे ये रूल, इस तरह का रूल जब इंड AS नहीं भी बना था, AS था, इवन उसके पहले भी जब बीकॉम वगैरह में भी हम लोग पढ़ते थे, तब से यही वाला रूल है। कभी देखते ही नहीं थे कि ट्रायल रन का माल बेच करके प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ट्रायल रन में जो खर्चा लगा वो कॉस्ट में ऐड होता था, ट्रायल रन से जो आया वो कॉस्ट से माइनस होता था। तो एक्सेस और कम का कहानी ही नहीं था। ये कहानी अभी IFRS ने पैदा किया है, तो हम लोग इसको लेकर के हम लोगों ने इंड AS में कार्व आउट बना दिया है। तो अब आज के दिन का रूल ये है मेरा बच्चा, जरा ध्यान से देखना। आज के दिन का रूल ये है कि अगर कॉस्ट 400 है और हम 250 में बेचा माल को, ये कॉस्ट, ये सेल प्रोसीड्स, और अगर मेरे को लॉस हुआ 150 का, तो चाहे IAS हो चाहे इंड AS हो, दोनों ही बोलता है कॉस्ट में ऐड होगा। लॉस है, कॉस्ट में ऐड होगा। 2, अगर हमारा कॉस्ट है 400 और सेल प्रोसीड्स है 500 और मेरे को प्रॉफिट हुआ 100, तो IAS यानी IFRS वाला, IAS बोलता है P&L में जाएगा और इंड AS बोलता है कि ये कॉस्ट से एडजस्ट होगा। ये आज की कहानी है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि ट्रायल रन से जो भी आउटपुट निकलता है उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट ऑफ द एसेट में ही एडजस्ट होगा। द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये अपना पहला अमेंडमेंट। ऐसा टोटल मिलाकर के 5 अमेंडमेंट है, एकदम छोटा छोटा अमेंडमेंट है। और अगर मैं आपको बोलूं तो अमेंडमेंट भी नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। ये जरूर एक क्योंकि इंड AS में IFRS में चेंज आया, तो इंड AS में उसका लॉजिकल है कि उसका चेंज का इम्प्लीकेशन आएगा। तो ये वो वाला कहानी है। तो इसको कार्व आउट बोल करके डिजाइन किया हम लोगों ने। बाकी जो 4 छोटे छोटे और अमेंडमेंट है, दे आर मोर लाइक क्लैरिफिकेशन। ऐसे तो टोटल मिला दो, अगर इसको ले लें तो टोटल मिला करके 6 अमेंडमेंट है। आपका जो इंस्टीट्यूट का जो सर्कुलेशन आया है उसमें 6 अमेंडमेंट है, पर एक अमेंडमेंट वो मतलब वर्ड्स का खाली चेंजेस है, वो अमेंडमेंट नहीं है। उसको बोलेंगे तो आपको टेंशन ज़्यादा होगा। मैं बाकी 5 अमेंडमेंट आपको बता देता हूँ। पहला वाला मैंने बताया, दैट इज ऑन इंड AS 16। एंड फिर से बोल करके क्लोज करता हूँ कि ट्रायल रन के दौरान जो भी आउटपुट निकलेगा उस माल को बेच करके अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट में ऐड होगा, प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट से लेस होगा। ऐसा इंड AS 16 ने एक कार्व आउट बनाया है। अब ये दूसरा अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन इंड AS 37। इंटरेस्टिंग है।
इंड एज 37 आपको नाम याद होगा, प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स का। इसमें ओनरस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के एक अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनिए। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट अगर याद हो तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आपको फील होता है कि यार इसमें तो लॉस होने वाला है, फंस गए यार कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, मेरा तो खर्चा इसमें ज्यादा लगेगा और इससे रेवेन्यू जो आएगा वो कम आएगा, तो मेरे को तो कुल मिलाकर के लॉस होगा। सो दोज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वेयर कॉस्ट इज गोइंग टू बी मोर देन दी एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, उसको ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। तो इसमें कहानी क्या थी और क्या हुई मैं बताता हूं। इसमें कहानी ये थी कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा खर्चा लगने वाला है, इफ इट इज मोर देन दी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या बेनिफिट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो इसमें कॉस्ट मेरा लगने वाला है 400 और रेवेन्यू मेरे को मिलने वाला है 330, तो हम लोग 70 रुपए के लॉस का प्रोविजन बनाते थे एज पर इंड एज 37। इसमें एक तो एग्जिटिंग का भी कहानी था, पर अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें लॉस का प्रोविजन बनता था क्योंकि वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता था। हाँ, इसमें यह होता था कि इसमें 70 रुपए का लॉस है। अब मान लो अगर एग्जिट करेंगे, मान लो हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकते हैं, तो एग्जिट करने में मान लो हमको पेनल्टी देना पड़ेगा 50, तो फिर 50 का प्रोविजन बनेगा, 70 का नहीं बनेगा। लीस्ट लॉस का प्रोविजन बनता था। अगर मेरे को एग्जिट करने से पेनल्टी देना पड़ेगा 80, तो हम 70 का प्रोविजन बनाएंगे। ये हम लोग पढ़ते थे, पढ़ चुके हैं इंड एज 37 में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है। इसमें बोला गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप अभी परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे। तो एक तो आपका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगने वाला है, प्लस जो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। मतलब आपका अलोकेटेड कॉस्ट जो है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम अलोकेट करेंगे, जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं, वो अगर डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल हैं, जनरल नेचर का नहीं है। जैसे मान लो असेट, कोई हम लोग प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोई काम के लिए मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो मशीनरी का डिप्रिसिएशन जो होता है उसका भी तो एक पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलोकेटेड होगा। ऐसे ही मान लो कोई स्टाफ इस कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहा है, तो उस स्टाफ का जो सैलरी है उसका तो एक पोर्शन यहाँ पे एलोकेटेड होगा। तो अब जो नया कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आया है, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एलोकेटेड कॉस्ट दोनों को ऐड करके कॉस्ट लेना होगा और उसको रेवेन्यू से कंपेयर करना होगा। पहले ये डेफिनेशन ऐसा नहीं था, खाली कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, खाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट को लेकर के सारा कैलकुलेशन करते थे। ये जो अलोकेटेड ओवरहेड्स वगैरह होता था उसको कंसीडरेशन में नहीं लेते थे। अब बोला गया नहीं, इसको भी लेना है। पूरा बात को अच्छे से सुनिएगा, इसको भी लेना है। अट्रीब्यूटेबल अलोकेटेड ओवरहेड्स अगर है तो लेना है। अब सीन क्या बना वो समझो। पहले तो ये अमेंडमेंट आया कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्लूड इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल अलोकेटेड ओवरहेड्स, दोनों मिलाकर के कॉस्ट लेना है। तो एक तो क्लियर हो गया कि आगे से अगर इस तरह का कोई भी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आएगा आने वाले दिनों में, तो हम इन दोनों को मिलाकर के कॉस्ट लेंगे, फिर उस दोनों को टोटल को रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, अकॉर्डिंगली मेरा प्रोविजन फॉर लॉस बन जाएगा। ये डन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अमेंडमेंट आया, इसने बोला ये अमेंडमेंट विल बी मैंडेटरी या एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2022। ध्यान से सुनना, ये एप्लीकेबल रहेगा 1/4/2022 से, और ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव रहेगा 1/4/22 से। तो आने वाले सालों में जो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट पैदा होगा 2022-23 के एंड में, मान लो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, आई फाउंड सम ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसका अकाउंटिंग नॉर्मली कर देंगे, कॉस्ट को दोनों को ऐड करके रेवेन्यू से कंपेयर कर लेंगे। बट माई प्रॉब्लम इज, और उसका सोल्यूशन इस अमेंडमेंट में दिया गया, माई प्रॉब्लम इज कि अगर एज ऑन 31/3/22 मेरी बैलेंस शीट में कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है और हम उसका प्रोविजन बनाए हैं खाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेकर के,
और मान लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 240, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 240, और मान लीजिए मेरा रेवेन्यू है 210, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है और ये रेवेन्यू है, तो हम अकॉर्डिंगली 30 का प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं वाइल क्लोजिंग माई बुक्स ऑफ 21-22। तो सर आप क्या बोल रहे हैं? हम बोलते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो अलोकेटेड ओवरहेड्स है उसका इंक्लूजन करके 1/4/2022 को, अगर 1/4/2000, अच्छा 31/3/2022 को अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तो 1/4/2022 को भी ऑनरस है, तो 1/4/2022 को हमको इसको रिविजिट करना पड़ेगा। मैं रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बोल रहा हूं कि सारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट देखना है, लेकिन 1/4/22 को आउटस्टैंडिंग है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है ना, तो मेरे को इसमें एलोकेटेड कॉस्ट को भी ऐड करना होगा। सर चलिए कर देते हैं। मान लीजिए एलोकेटेड कॉस्ट है 50, तो 240 + 50 आप ले लिए, तो टोटल 290 हो गया। इट इज ग्रेटर देन 210, तो आप बोल रहे हैं आपका टोटल लॉस हो गया 80, है ना, 290 - 210, 80 का आपका लॉस हो गया। तो आप करना क्या चाहते हो? मैं ये बोल रहा हूं कि 30 का हम लोग प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में बना चुके होंगे, हमको इसको इंक्रीज करना है 280, तो हमको प्रोविजन और बनाना है 50 लाख का, और ये प्रोविजन जब हम बनाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करके बनाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग को हम ये नहीं बोल रहे हम पिछला साल का बैलेंस शीट को रीस्टेट करेंगे, पिछला साल के P&L को रीस्टेट करेंगे। नो, नथिंग विल बी रीस्टेटेड, बिकॉज ये वाला अमेंडमेंट 1/4/2022 से मैंडेटरी किया गया है, तो विल चेंज नथिंग पुराना। ओल्ड P&L वैसा ही रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट वैसा ही रहेगा, लेकिन 1/4/2022 को अगर मुझे कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा जैसे यही वाला, और उसमें मान लो मैंने खाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट को लेकर के वर्किंग करके लॉस का प्रोविजनिंग किया है, अब क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ गया कि इंक्रीमेंटल प्लस अलोकेटेड ओवरहेड भी लेना है, तो अलोकेटेड ओवरहेड को लेके हम रिकैलकुलेट करेंगे, जितना मेरा एक्स्ट्रा लॉस का प्रोविजन मुझे बनाना होगा हम बनाएंगे, एंड दैट विल बी डन अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग, नॉट इन द P&L, क्योंकि है तो पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट ना, पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना। इस साल भी बिगिनिंग में वो एग्जीक्यूटरी है और ओनरस है, तो एडजस्टमेंट हम उसका रिटेन्ड अर्निंग के अगेंस्ट में करेंगे। तो ये दूसरा अमेंडमेंट इंड AS 37 में, तो ये मैंने समझा दिया। अब आप इसको कॉपी में लिख लो। अ न्यू पैराग्राफ, मैं लिखता नहीं हूं, आप लोग को डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखते जाओ। हां, अ न्यू पैराग्राफ is added which says that both incremental cost and allocation of directly attributable overheads will form part of cost of fulfilling the contract. बस ये नया लाइन ऐड हुआ है, तो उसमें कॉस्ट को वेल डिफाइन कर दिया कि इंक्रीमेंटल और एट्रीब्यूटेबल दोनों को, माने एलोकेटेड दोनों को लेना है। ओके, और एक लाइन ऐड करो, बी, this is applicable from 1/4/22.
1/4/2022 माने 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। सी, इफ देयर इज एन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट माने कुल मिला के लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट on 1/4/22, then the loss will be computed as per new rule and the difference will be, और ये डिफरेंस कब आएगा? अगर लोग पहले से ही कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीमेंटल और एलोकेटेड दोनों तरह का खर्चा ले रहे थे तो उनके डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर लोग खाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेते थे तो उनके डिफरेंस आएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी प्रोवाइडेड, लॉस होगा, प्रोवाइडेड बाय एडजस्टिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, सो ये हुआ अपना आज का दूसरा अमेंडमेंट। तीसरा अमेंडमेंट आया है सब्सिडरी इंड एस 101 में। लिखो इंड एस 3 नंबर कर दो, इसको इंड एस 101 कर दो और हेडिंग दो सब्सिडरी adopts Ind AS later than holding। सब्सिडरी अडॉप्ट्स Ind AS लेटर देन होल्डिंग। ऐसे तो देखो आप बोलोगे तुरंत मेरे को कि सर हम लोग तो Ind AS के एप्लीकेबिलिटी में पढ़े थे कि अगर होल्डिंग Ind AS में घुसता है तो फिर सब्सिडरी को नेचुरली उसी दिन सब्सिडरी को भी Ind AS में ही इंक्लूड कर जाना पड़ेगा। माने इफ ए होल्डिंग adopts Ind AS or follows Ind AS, its subsidiary has to follow Ind AS। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फिर सर ये वाला केस आएगा ही कैसे कि सब्सिडरी बाद में Ind AS अडॉप्ट किया? ये आता है NBFC के केसेस में। आपको मालूम होगा कि NBFC के ऊपर Ind AS 1/4/2018 से एप्लीकेबल हुआ इंडिया में, और नॉर्मल कंपनियों के ऊपर Ind AS 1/4/16 से एप्लीकेबल हो गया था। मतलब अगर रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी है, पूरा रूल सुनिएगा बहुत देर लगेगा, रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी है तो 1/4/16 को Ind AS कंप्लायंट बैलेंस शीट अपना बनाया, 16-17 वाज द फर्स्ट ईयर। और अगर उसका कोई NBFC सब्सिडरी कंपनी है तो उसको बोला गया कि आपको अपना स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अपना स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट Ind AS पे बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज NBFC को मना किया गया था कि आप अपना Ind AS फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे जब तक आपके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अपना नॉर्मल AS वाला फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था, लेकिन रिलायंस को ये रिक्वायरमेंट था कि वो जब कंसोलिडेशन करेगा तो रिलायंस का अपना बैलेंस शीट Ind AS वाला है, तो वो इस NBFC का नाम पकड़ लेते हैं, मान लो के लिमिटेड, तो वो इस के लिमिटेड नाम का जो सब्सिडरी है उसका AS वाला बैलेंस शीट को Ind AS में कन्वर्ट करके कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। तो RIL को जरूरत पड़ता था कि RIL क्या करेगा, इवन उसका के लिमिटेड नाम का सब्सिडरी है जो कि NBFC है, जो कि Ind AS वाला बैलेंस शीट नहीं बनाता है, क्योंकि उसको Ind AS में जाने का अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो NBFC उसके ऊपर 1/4/18 से एप्लीकेबल हुआ था Ind AS।
पर रिलायंस कंसोलिडेशन पर्पस के लिए के लिमिटेड का इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट बनाता था और फिर कंसोल करता था। अब उसमें ध्यान से सुनिएगा, अब उसमें रिलायंस को एक एग्जेम्पशन था। क्या एग्जेम्पशन था आपको याद आएगा कि अगर ये जो एनबीएफसी है, मान लीजिए फॉरेन सब्सिडरी है, से इट इज ए फॉरेन सब्सिडरी, तो अगर कोई भी सब्सिडरी है जिसको फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं, उस फॉरेन ऑपरेशन का जो आप फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करते थे तो एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आता था, एफसीटीआर बोलते थे, और वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ओसीआई में जाता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम अडॉप्टर को ये एग्जेम्पशन है इंड एस 101 में कि वो अपने जितने भी एफसीटीआर हैं उसको जीरो पे रीसेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी कोई सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी है और उसका एफसीटीआर का बैलेंस है मान लीजिए 40 करोड़ रुपया, तो वो एफसीटीआर को जीरो में रीसेट कर सकता है, जीरो, और पूरा बैलेंस को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर सकता है और 1416 से फ्रेश रीस्टार्ट करेगा। तो मान लो रिलायंस ने अपना किसी सब्सिडरी का फॉरेन ऑपरेशन है जो उसका एफसीटीआर को जीरो में रीसेट करके रिटेन्ड अर्निंग में डाल करके वो आगे बढ़ गया, तो 1416 को ये काम रिलायंस ने कर दिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अब उसके बाद 2 साल गुजर गए। अब जो अगले 2 सालों में उस सब्सिडरी को लेकर के बहुत सारा एफसीटीआर हो सकता नया खड़ा हो गया होगा 16-17 में और 17-18 में। तो मान लो 16-17, 17-18 में टोटल एफसीटीआर नया खड़ा हो गया 10 करोड़ रुपया का क्रेडिट बैलेंस। ये प्रॉब्लम का एरिया नहीं है कि रिलायंस के बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसके किसी फॉरेन ऑपरेशन को लेकर के एफसीटीआर आया 2 साल में, क्योंकि उसने पुराना एफसीटीआर को जीरो में रीसेट कर दिया था। इंड एस 101 में जीरो में रीसेट करने का एक रूल है, आप इंड एस 101 रिवाइज करोगे तो आपको दिखेगा। आज जो अमेंडमेंट आया आप उसकी बात सुनो। बोला गया कि एनबीएफसी जो के लिमिटेड है, जो 1418 को अपना बैलेंस शीट, अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को इंड एस कंप्लायंट करने वाला है, इंड एस कंप्लायंट करने वाला है 1418 को, तो उसको एक एग्जेम्पशन दिया गया है। एग्जेम्पशन क्या है कि इस बैलेंस शीट को ऑलरेडी इसका पेरेंट कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करता है तो ऑलरेडी इंड एस के हिसाब से रीड्राफ्ट करके कंसोलिडेट करता है ना। तो के लिमिटेड को एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि हेलो के लिमिटेड, आप जब इंड एस में घुसेंगे ना तो आप खुद से बैठ करके ना सारा असेट लाइबिलिटी को एज पर इंड एस 101 निकाल करके मेजर करके नया लाने की जरूरत नहीं है। डोंट डू दैट, यू आर एग्जेम्प्टेड। यू कैन डू वन थिंग कि आप रिलायंस की बैलेंस शीट में जो 1/4/2018 का बैलेंस शीट है रिलायंस का, वहां से जो भी आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लाइबिलिटीज और एफसीटीआर, नया है एफसीटीआर और एफसीटीआर जो भी है, आप वहां से ला करके अपना बुक्स में कॉपी कर सकते हैं। आप चाहें तो 101 से भी ला सकते हैं, अपना कैलकुलेशन, फ्रेश कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आप यह भी कर सकते हैं कि आपका पेरेंट आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एस कंप्लायंट बना करके ऑलरेडी कंसोलिडेट करता ही होगा। तो आप जब पहली बार अडॉप्ट करेंगे, देखिए सब्सिडरी अडॉप्टिंग इंड एस लेटर देन होल्डिंग, तो आप जब 2 साल के बाद अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एस कंप्लायंट करेंगे तो आप सारा असेट अपना रिलायंस से मांग लीजिए, उसके पास डेटा होगा। आप अपनी सारी लायबिलिटी का डेटा रिलायंस से मांग लीजिए, उसके पास इंड एस कंप्लायंट डेटा होगा। और आप एफसीटीआर भी रिलायंस से मांग लीजिए, रिलायंस के पास उसका डेटा होगा, और वो डेटा आप अपने स्टैंड अलोन में इंक्लूड कर लीजिए। मान लिया जाएगा कि आपने इंड एस 101 को फॉलो कर लिया। ये इंड एस 101 में ही लिखा हुआ है। पहले क्या था, खाली असेट और लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ था, अब एफसीटीआर के बारे में भी लिख दिया है। तो अब अगर वर्चुअली बोले ना कि इस के लिमिटेड को
1418 को अपने एफसीटीआर को 0 में रीसेट करने की जरूरत नहीं है। वो असेट लाइबिलिटी का डेटा अगर रिलायंस से लाता है तो एफसीटीआर को भी रिलायंस से ला करके, होल्डिंग से ला करके अपना फर्स्ट बैलेंस शीट इंड एएस कंप्लायंट बना सकता है। सो ये एक सुंदर सा बढ़िया सा अमेंडमेंट आया है जिसको हम लोग कॉपी में अब लिखना चालू करते हैं। लिखो ए, we know that Ind AS 101 has given an exemption to, लिख रहे हो ना, to reset all FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नाम है। इंड एस 21 में भी इसका रेफरेंस है और इंड एस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं और अभी दोबारा बता रहा हूं। इंड एस 101 अलाउ करता है कि आपका जितना भी FCTR है, यू कैन रीसेट ऑल योर FCTR टू 0 और फ्रेश स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम अडॉप्टर को बोला आप फ्रेश स्टार्ट करो, पुराना FCTR को खत्म कर दो, रिटेन अर्निंग में डाल करके दी एंड कर दो। ये इंड एस 101 अलाउ करता है। बी, इफ ए सब्सिडियरी, फॉर एग्जाम्पल एन NBFC इज adopting Ind AS later, say 1418, then it's holding. Then प्लीज बैकग्राउंड याद रखिएगा कि होल्डिंग ऑलरेडी 1/4/16 को इंड एस कंप्लायंट हो चुका है। क्लियर? वो सब्सिडरी का इंफॉर्मेशन को, सब्सिडरी भले एएस में अपना बैलेंस शीट बनाता है लेकिन वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने के लिए इंड एएस उसको कंप्लायंट कर करके फिर कंसोलिडेशन करता होगा। ये बैकग्राउंड याद रखिएगा। देन इट्स होल्डिंग, इफ ए सब्सिडरी इज अडॉप्टिंग इंड एएस लेटर देन होल्डिंग, इट्स होल्डिंग, देन the subsidiary can use the carrying amount of assets, liabilities and FCTR from consolidated financial statements of holding as, अच्छा ये मतलब यूज द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज FCTR, सब्सिडरी रिलेटेड जितना भी है, सब्सिडरी का जितना असेट लायबिलिटी और FCTR जो होल्डिंग के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है, पूरा होल्डिंग का ही डेटा उठा के मत ले आना, आपका अपना मतलब इस के लिमिटेड का जो असेट लायबिलिटी और FCTR का फिगर है वही के लिमिटेड लेकर के आएगा। और वो फिगर कहां मिलेगा? होल्डिंग के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, होल्डिंग के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। आइए, ऑफ होल्डिंग एज इट्स फर्स्ट टाइम इंड AS amounts on the transition date. So if a subsidiary is adopting Ind AS later than its holding, then the subsidiary can use the carrying amount of assets, liabilities and FCTR from consolidated financial statement of holding as its first time Ind AS amounts as on the transition date. एकदम सुंदर तरीके से मैंने लिखा दिया। अच्छा, ये वाला जो एग्जेम्पशन है ये सब्सिडरी को भी दिया गया है, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स को भी दिया गया है।
सिमिलर एग्जाम्पशंस आर गिवन टू सब्सिडरीज, आई मीन एसोसिएट्स एंड जेवीज ऑल्सो, वो भी लिखा देता हूं। अब आता है अगला एग्जाम्पशन, माने अगला अमेंडमेंट, हम उसको बोलेंगे अमेंडमेंट नंबर 4 ना। हम लोग पहला कौन सा किए, इंड एस 16 वाला, ट्रायल रन वाला, ट्रायल रन का सब कुछ कॉस्ट से एडजस्ट होगा। फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला, एक लाइन में बोले तो कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट और अलोकेटेड ओवरहेड्स दोनों ऐड होने वाला है। तीसरा क्या पढ़े, अगर सब्सिडरी लेटर इंड एस में घुसता है तो सब्सिडरी होल्डिंग से असेट लायबिलिटी और एफसीटीआर का डेटा मांग सकता है जो ऑलरेडी इंड एस कंप्लायंट होगा जरूर। गुड। अब आइए नंबर 4, ये तो प्योर क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, इसको मैं अमेंडमेंट बोलता ही नहीं हूं। ये है इंड एस 41। इंड एस 41 है एग्रीकल्चर के ऊपर। अपन को याद होगा कि जितने भी बायोलॉजिकल असेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं। ऑल द बायोलॉजिकल असेट्स, ऑल द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नेट फेयर वैल्यू भी बोलते हैं लोग उसको। अब ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकलता है उसमें ये फेयर वैल्यू का मेजरमेंट इंड एस 113 से होता है। फेयर वैल्यू इज ऑलवेज मेजर्ड एज पर 113, इंड एस 113। अब इसमें कहानी ये है कि एग्रीकल्चर वाले इंड एस में अगर आप फेयर वैल्यू का मेजरमेंट इंड एस 113 से कर रहे हो तो नॉर्मली एवरीवेयर हम लोग जब फेयर वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं और खास करके जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो वाला मॉडल यूज करते हैं, एक तो फेयर वैल्यू होता है कि मार्केट से पता चल जाए, मार्केट प्राइसेस। अगर मार्केट से फेयर वैल्यू नहीं पता चलता है तो हम लोग लेवल 2 लेवल 3 इनपुट यूज करते हैं इंड एस 113 में। लेवल 1 इनपुट इज मार्केट प्राइस, पर उसके बाद तो हम लोग इनकम मॉडल वगैरह यूज करते हैं। तो अगर फेयर वैल्यू का मेजरमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से करते हैं तो नॉर्मली हम लोग बिफोर टैक्स इनफ्लो और बिफोर टैक्स डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं। सारे कैलकुलेशन फेयर वैल्यू के बिफोर टैक्स होते हैं सारे। एग्रीकल्चर में इंड एस 41 में यह चेंज लाया गया था कि आपको डिस्काउंटिंग रेट को पोस्ट टैक्स लेना है। तो अगर डिस्काउंटिंग रेट पोस्ट टैक्स लोगे तो आपको उसका जो कैश इनफ्लो है उसको भी पोस्ट टैक्स लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा कॉमन सा बात था कि भाई डिस्काउंटिंग रेट, ये एग्रीकल्चर में अमेंडमेंट आया है, ओके, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फेयर वैल्यू मेजरमेंट होंगे वो उनमें कैश इनफ्लो भी आफ्टर टैक्स लेना है और उसका डिस्काउंटिंग रेट भी आफ्टर टैक्स लेना है। बाकी सारे इंड एस में present value of future cash flows will be measured using before tax inflows and before tax discounting rate. But in the Ind AS 41 अगर fair value present value of future cash flow से निकाला जा रहा है तो कैश इनफ्लो भी पोस्ट टैक्स लेना है और डिस्काउंटिंग रेट भी पोस्ट टैक्स लेना है। तो सर आप इसमें अमेंडमेंट क्या हो गया? एक्चुअली पहले क्या हुआ था कि डिस्काउंटिंग रेट पोस्ट टैक्स लेना है ये ला दिया था उन्होंने चेंजेस, पर कैश फ्लो पोस्ट टैक्स को लिखना भूल गए थे। अब वो चीज उन्होंने लिख दिया है। तो आज के दिन तुम ये मान के चलो कि तुम जब नवंबर 22 का पेपर लिखोगे या आगे मई 23 का पेपर लिखोगे और तुमको पता चला फेयर वैल्यू निकालना है किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंड एस वाली असेट का, मे इट बी ए बायोलॉजिकल असेट, मे इट बी एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो तुम याद रखना कि तुमको फेयर वैल्यू निकालते वक्त इनफ्लो आफ्टर टैक्स लेना है, डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स लेना है, जो फेयर वैल्यू आएगा वही फेयर वैल्यू यूज करना है। सो वर्चुअली इट इज नॉट समथिंग बिग बट स्टिल इट इज देयर। अब आया आज का आखिरी अमेंडमेंट, 5वां अमेंडमेंट, और ये है इंड एस 109 को लेकर के। इसमें आपको एक लेक्चर याद होगा, मैं उसको पढ़ाता था ये बोल करके,
लोन रीस्ट्रक्चरिंग या डेट रीस्ट्रक्चरिंग। बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दूं तो अगर कोई लोन लाइबिलिटी मेरी बुक्स में है और मैं उसको रीपे नहीं कर पा रहा हूं, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो मैं लेंडर के साथ बैठ करके लोन को रीस्ट्रक्चर करता हूं और उस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंजेस आते हैं। तो उसमें एक तो कहानी बनती थी कि या तो आप मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर सकते हो या फिर आप एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग करोगे। जब आप रिवीजन करोगे ना इसका क्या नाम, इंड एस 109 का, तो आपको ये याद आएगा, लोन रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से चैप्टर है, टॉपिक है, और उसमें आइदर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग और एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगता है। उसमें कहानी ये बनती थी, बैकग्राउंड दे रहा हूं, कि अगर मॉडिफिकेशन की वजह से, जैसे आपका लोन पहले चल रहा था तो आपको कुछ कैश फ्लो का पेमेंट करना था, उसके हिसाब से आपके बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। अब मान लो वो लोग कैश फ्लो को चेंज कर रहे हैं, आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग करा रहे हो, तो वो जो चेंजेस का अमाउंट अगर ओरिजिनल अमाउंट से 10% को एक्सीड करता था, उसमें 10% का टेस्टिंग होता था, अगर वो 10% से एक्सीड कर जाएगा तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ये एक स्टोरी था वहां पे लोन रीस्ट्रक्चरिंग में। तो सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कुछ नहीं, क्लैरिफिकेशन है। उसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि ये जो 10% का कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन में जो फीस पेड होता है ना, उसमें फीस पेड बोल करके एक जिक्र है कि वो भी कैश इनफ्लो में लेना है। तो पहले ये लगता था कि खाली फीस पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। जैसे मान लो हम बोरोवर आईसीआईसीआई बैंक लेंडर है और आईसीआईसीआई बैंक ने मेरा डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया और बोला सुदर्शन जी आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो ये 10% के कैलकुलेशन में ये 1 लाख रुपया इंक्लूड किया जाता था। अब उन्होंने क्या किया, पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया कि फीस पेड जो होगा दैट विल बी फीस पेड नेट ऑफ फीस रिसीव्ड इफ एनी। फिर एक चीज और उसमें क्लैरिफाई किया कि फीस पेड में आइदर फीस पेड बाय द बोरोवर और फीस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर टू द लेंडर, दोनों इंक्लूड किया जाएगा। और वैसे ही फीस रिसीव्ड में फीस रिसीव्ड बाय द बोरोवर फ्रॉम द लेंडर या ऑन बिहाफ ऑफ द लेंडर, कोई और भी अगर बोरोवर को पे करे तो उसको भी इंक्लूड करना है। तो कुल मिलाकर के क्लैरिफिकेशन ये है कि फीस पेड नेट ऑफ फीस रिसीव्ड लेना है कैलकुलेशन में, और इट इज डायरेक्टली टू द बोरोवर हो या ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर हो तो भी चलेगा। तो पहले भी कहानी ऐसी बनती थी, बस खाली फीस पेड लिखा हुआ था तो एक तो कंफ्यूजन रहता था कि फीस पेड में कहीं खाली फीस पेड ही तो नहीं है। अब वो क्लियर कर दिया कि नहीं, फीस पेड इज फीस पेड। मान लो आईसीआईसीआई बैंक ही हमको कुछ रीस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट में पैसा देगा, होता नहीं है पर मान लो ऐसा हुआ, 1 लाख रुपया हम उसको देंगे, 20,000 रुपया वो मेरे को वापस देगा, तो इट इज 80,000 रुपीज नेट लेकर के कैलकुलेशन करना है। तो वो 10% के कैलकुलेशन में जो फीस का कहानी था उसमें नेट फीस लेना है, और उस फीस के डेफिनेशन में आइदर डायरेक्टली बाय द बोरोवर और ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर दोनों इंक्लूड किया जाएगा। सो ये टोटल स्टोरी अमेंडमेंट का है। मैं आपको बता रहा था, इसको पहले लिखा देता हूं, लिखो। एग्रीकल्चर वाला नहीं लिखे थे ना रे हम लोग, एग्रीकल्चर वाला नहीं लिखे थे ना, तो पहले एग्रीकल्चर वाला लिख दो, तो फिर ये वाला लिखा देंगे। या सुनो ना, पहले ये वाला लिख लेते हैं, फीस वाला, फिर एग्रीकल्चर वाला लास्ट में लिखा देते हैं अलग से, ठीक है। तो इंड एस 109 डेट रीस्ट्रक्चरिंग, रेडी, 10% टेस्ट,
ए में लिख दो। बी, फीस पेड नेट ऑफ फीस रिसीव्ड will be included. Full stop. C, fees paid by the borrower includes amount paid by the borrower to or on behalf ऑफ द लेंडर। मतलब मैं सीधा लेंडर को पे करूं या ऑन बिहाफ ऑफ द लेंडर किसी और को पे करूं, दोनों ही फीस पेड में इंक्लूड होगा। डी, फीस रिसीव्ड विल इंक्लूड द अमाउंट will include the amount paid by the lender to or on behalf of the borrower. तो ये टू और ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर, टू और ऑन बिहाफ ऑफ द लेंडर, ये ऐड कर दिया गया। पहले भी ऐसा ही था, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया, तो इसके लिए एक अलग से अमेंडमेंट आया, तो उसको हम लोग ज्यादा बोलते हैं क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, सच ये अमेंडमेंट नहीं है। ये इंड एस 109 10% टेस्ट, रिपीट कर रहा हूं, 10% टेस्ट में फीस को नेट लेकर के वर्किंग करनी है। फीस बोरोवर ने पे किया या तो डायरेक्टली लेंडर को या बिहाफ ऑफ लेंडर किसी और को लेना है। फीस अगर बोरोवर को मिला, डायरेक्टली बोरोवर को मिला या ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर किसी और को मिला, फीस रिसीव्ड में आएगा। और ज्यादा इस पे बात करने का मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर वाला को लिख लो, वो लिखना भूल गए थे। इंड एस 41 एग्रीकल्चर, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, कैश इनफ्लो पोस्ट टैक्स वाला लेना है, आफ्टर टैक्स यूज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, यूज डिस्काउंटिंग रेट आफ्टर टैक्स। ये टोटल 5 अमेंडमेंट है आप लोगों के लिए। एक छठा अमेंडमेंट भी है इंड एस 103 में, पर वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा पैराग्राफ में इधर उधर किया गया है। उससे आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन के सम सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एज सच उस अमेंडमेंट को अमेंडमेंट की तरफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप ये 5 अमेंडमेंट को गो थ्रू करके जाओ, आपके लिए ये इनफ है। सो दीज आर दी अमेंडमेंट्स ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग CA final paper. They'll equally be applicable to CMA also. Okay, so with this, thank you very much. मिलते हैं, bye bye.